This is my email and that's my phone number. Thank you for being patient. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, I want to know what you mean by Sensex. I have never been able to understand. Sensex gone up, Sensex gone down. People get heart attacks. सेंसेक्स क्या होता है? शेयर मार्केट में 5000 कंपनीज है जो ट्रेड हो रही हैं पीएससी में और एनएससी में. अब हम सारी कंपनीज को नहीं ट्रैक करते कि 5000 के 5000 आज ऊपर गई, 5000 के 5000 आज नीचे गई या कहाँ गई. हम देखते हैं, हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जो हमें इंडिकेट करता है कि आज मार्केट इन जनरल कैसी गई, उसमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ. तो सेंसेक्स एक इंडेक्स है 30 कंपनीज का. इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, महिंद्रा है, ऐसी बड़ी बड़ी जो इंडिया की कंपनीज हैं उन 30 कंपनीज को कलेक्ट करके उन्होंने एक इंडेक्स बना दी कि हम सिर्फ इन 30 कंपनीज को ट्रैक करेंगे. तो अब वो 30 कंपनीज इन जनरल अगर ऊपर जाती हैं आज के दिन तो हम कहेंगे सेंसेक्स ऊपर गया है. तो आज जैसे मार्केट 560 पॉइंट नीचे थी तो वो जो 30 कंपनीज हैं वो आज नीचे गई है ऑन एवरेज. हो सकता है बाकी मार्केट ने अच्छा दिया हो, बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट. वी जस्ट लुकिंग एट दोज 30 कंपनीज. तो दैट इज व्हाट सेंसेक्स. तो ये हर कंट्री में होता है. अमेरिका में S&P 500 होता है, उसमें 500 कंपनीज होती है जिनको वो ट्रैक करते हैं. एक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, वो 100 साल 150 साल पुराना है, उसको ट्रैक करते हैं. अब इनका फ़ायदा ये होता है, ये म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं होते कि जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर रोज़ वो स्टॉक खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं. उनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो होता है क्लोज टू 1. दैट मीन्स अगर आज 100 कंपनीज खरीदी हुई है म्यूचुअल फंड ने, मोस्ट लाइकली अगले 1 साल के अंदर वो 100 की 100 कंपनी बेच के कोई और कंपनी खरीद लेंगे. सेंसेक्स का दूसरी बात है कि सेंसेक्स में अगले 5 साल में शायद एक स्टॉक भी ना बाहर निकले, तो सेम रहता है. सो क्योंकि वो सेम रहता है इसलिए हमारी हेल्प होती है कि हमें जेन्युइन आंसर पता लगता है. म्यूचुअल फंड को आप देख के ये नहीं कह सकते कि मार्केट अच्छा कर रही है कि नहीं अच्छा कर रही है, बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा है तो ख़राब कंपनीज को बेच देगा, अच्छी को खरीद लेगा. तो उससे आपको ये नहीं पता चलेगा एज अ होल मार्केट कैसी गई है. बट सेंसेक्स से हमें आइडिया लग जाता है कि फिक्स्ड 30 कंपनीज ने कैसा किया है ओवर द लास्ट 5 years या 10 years. तो मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों में बहुत कम चेंजेस हुए हैं बिकॉज कंपनी गो बैंकरप्ट, पर कम चेंजेस हुए. तो इसलिए हमें इंडेक्स की बहुत ज़रूरत होती है. What is your advice to senior citizens who have had their innings and they want to have a comfortable old age? Then you should buy fixed income. The first priority is always fixed income. You want to be financially secure. Equities खरीदना अच्छा है if you want to make money, but इसकी कोई साइंस नहीं है. जनरली फाइनेंस में साइंस उन्होंने यूज़ करी हुई है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एलोकेशन. तो क्या कहते हैं कि अगर आपकी एज 70 है तो आप 70% डेट में जाओ, 30% इक्विटी में जाओ. दैट इज़ नॉट ऑलवेज गुड एडवाइस, बिकॉज अगर लेट्स सपोज आपकी फैमिली है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपकी इनकम है, स्टेबल है, 4 कमाने वाले हैं, 4 अलग अलग बिजनेस है. अगर आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है और आपको लगता है कि आपकी इनकम आती रहेगी, देन यू डोंट नीड सो मच डेट. आप कहोगे मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज मैं कभी उस लेवल पे नहीं आऊँगा कि जहाँ पे मुझे महीने के लाख रुपए चाहिए, कहीं से ढूंढना पड़ेगा. ऐसे नहीं है, इतनी इनकम तो आ ही जाएगी चाहे कुछ भी रिसेशन आ जाए. देन यू नीड टू बाय लेस डेट और मोर इक्विटी. तो आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी. सबसे बड़ी इंसान की प्रायोरिटी होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, फिर एक बार वो फिक्स्ड इनकम में आ जाए देन यू बाय सेफ इक्विटी. सेफ इक्विटी में सेफ म्यूचुअल फंड, जैसे इसमें मैंने एक म्यूचुअल फंड दिखाया था आपको. दिस इज अ रिलेटिवली सेफ म्यूचुअल फंड. अच्छी मैनेजमेंट है, इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट जनरली यू वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस फंड टू डू बैडली. तो आप सेफ म्यूचुअल फंड से शुरू करो. देन वंस यू अक्वायर्ड दोज मेनी म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद फिर आप PMS और बाकी चीज़ें करोगे. बट या द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. यू स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड यू प्रायोरिटाइज. अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड देन यू कैन सीक द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको बेटर कर सकता है, एडवाइस कर सकता है. अगर आपने बहुत सारा डेट खरीद लिया है, लिक्विड फंड्स खरीद लिए, तो देन यू कैन बाय वन ऑफ दीज डेट PMSs जो मैंने दिखाया था, जिसके रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, 11-12% हैं, पर ये थोड़े से ज़्यादा रिस्क है. सो अगेन कम्स बैक टू प्रायोरिटी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटी. जैसे एक मिनट, जैसे आपने बताया कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे को सेफली इन्वेस्ट करते हैं.
कोई ऐसी भी कंपनीज हैं जो कमोडिटीज में स्पेशलाइज करते हो? जी, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है ये, आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो, पर कुछ फंड्स होते हैं जो कमोडिटीज में करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, ऑयल के म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप उनमें कर दोगे इन्वेस्ट तो वो ऑयल और गोल्ड की प्राइस को ट्रेस करेंगे, या तो ऐसा करेंगे या वो क्या करते हैं कि गोल्ड की कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे या ऑयल की कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। अब अगर ऑयल की प्राइस ऊपर होगी तो ऑयल की कंपनीज अच्छा करेंगी एंड तो वो स्टॉक भी ऊपर जाएगा। बट हाँ, पर वो बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है एंड उसके बारे में मैं जनरली वो एडवाइस नहीं करता हूँ लोगों को, बिकॉज ऑयल की प्राइस कहाँ जाएगी, गोल्ड की प्राइस कहाँ जाएगी, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। इनफैक्ट मैं आपको गोल्ड का कुछ बताता हूँ। इंडिया में इन्वेस्टर्स लाइक गोल्ड अ लॉट एंड गोल्ड हैज डन प्रीटी वेल। फॉर इंस्टेंस ये सबसे पहला ग्राफ ये जो है सेंसेक्स का 1979 से, सेंसेक्स हैज़ रिटर्न 16%। अगर आप गोल्ड का देखो तो दैट हैज़ रिटर्न 11% सिंस 1979 इन इंडिया। बट अगर 1979 से आप गोल्ड की प्राइसेस यूएस डॉलर्स में देखो, अगर आप अमेरिका में होते और आपने 1979 में गोल्ड वहाँ खरीदा होता, यू हैव नॉट मेड एनीथिंग एट ऑल। 1979 में गोल्ड की प्राइस थी $1,000 एन आउंस और आज है $1,020 एन आउंस। 36 सालों में प्राइस $20 ऊपर गई है। Less than 1% is what you've made over 36 years. So ये जो assets हैं ये speculative होते हैं। कहते हैं commodities में 20-year cycles होते हैं। So 20 years they go up, 20 years they go down because it's a price. Remember, बहुत important चीज़ ये है, you have to distinguish between what is a product and what is an income. Stocks represent करते हैं business की income. Income हमेशा ऊपर जाती रहती है over a longer time. Price हमेशा कम ऊपर जाएगी, उतनी ऊपर नहीं जाएगी। जैसे रियल एस्टेट में भी हम कहते हैं रियल एस्टेट ऑल्सो हैज डन प्रीटी वेल और अच्छा करेगा, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी 100 साल में किसी कंट्री के अंदर रियल एस्टेट की प्राइस लोगों की इनकम के से ज़्यादा ऊपर चले जाए, क्योंकि यू हैव टू बाय रियल एस्टेट विद योर इनकम। सो अ प्रोडक्ट प्राइस कैन नेवर राइज मोर देन द इनकम। इनकम हैज़ टू राइज मोर, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट बिकमिंग पुअरर एवरी ईयर। लोग गरीब होना शुरू हो जाएंगे अगर रियल एस्टेट ऊपर जाता रहे हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। हमारी इनकम पहले ज़्यादा बढ़ेगी देन रियल एस्टेट बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है ओवर 10 ईयर पीरियड रियल एस्टेट बहुत ऊपर चले जाता है एंड दैट यू नो कुड बी बबल, इट कुड बी मिनी बबल या कुछ भी हो सकता है। पर इनकम दैट मीन्स स्टॉक्स हमेशा रियल एस्टेट और ऑयल और गोल्ड इनसे ज़्यादा ही अच्छा करते हैं। सो बट यू कैन डू इट अगर आपका पैशन है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद इन्वेस्टिंग इज नॉट टू buy stocks or buy funds which will make the most money. The most important thing is to identify what you can hold. यहाँ पे एक ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था 3.5% बने अमेरिका में 20 साल में लोगों के। अगर आपने ऑयल खरीद लिया होता, गोल्ड खरीद लिया होता, इससे ज़्यादा तो तब भी बन गए होते। So the most important thing is to know what you can hold. If you identify that, आपकी जो बाकी shortcomings है कि फंड इतना अच्छा नहीं था वो भी चल जाएगा काम। But that's the most important thing. So, last question. What is your carry-on message? Carry-on message मेरा यही है, you have to be very careful. Invest into mutual fund. That is why he is here. अच्छा, लोगों को हार्ट अटैक होते हैं तो बिजनेस तो बढ़िया हो ही जाता है। जी, FDs थोड़े हिस्टोरिकली हमें पता है, म्यूचुअल फंड जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं और उसके एडवांटेजेस हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि नहीं, नॉट नेसेसरीली, पर अच्छा इनका क्वेश्चन है कि लोग FDs में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, लिक्विड म्यूचुअल फंड में नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक साल या 2 साल के बाद रिटर्न नेगेटिव चली जाती है, तो वैसे जी म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल फंड तो इक्विटी के भी होते हैं और डेट के भी होते हैं, फिक्स्ड इनकम के भी होते हैं। नहीं, लोगों को ये लिक्विड फंड्स तो पता ही है कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। लिक्विड फंड्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि FD में नहीं होते। फॉर इंस्टेंस अगर आप 3 साल लिक्विड फंड होल्ड करते हो तो आपका टैक्स में एडवांटेज होती है, इंडेक्सेशन आ जाती है, वैसे कुछ बेनिफिट्स हैं। बट सिंस हिस्टोरिकली लोगों को FD के बारे में पता है
लोग FD में करते हैं। ऑल्दो FD ज़रूरी नहीं है कि सेफ है, क्योंकि FD में आप एक बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑल्दो म्यूचुअल फंड में देयर आर 20 to 30 कंपनीज जिसके फिक्स्ड इनकम जिसका लिक्विड फंड वो खरीदेगा, so it's actually safe. इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ये वो नेगेटिव सजी उधर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मार्केट लिखा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप ये कोई नहीं पढ़ता है, जब लॉस में चला जाता है तब याद आता है वो लिखा हुआ था। सामने वाला भी मान लेता है। आज जब इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख 2 लाख हो जाएगा एक साथ। बट ये क्वेश्चन जनरली आगे भी हो रहा है। मैं तो पूछा, देखिए म्यूचुअल फंड्स, पहली बात तो आप म्यूचुअल इक्विटी फंड्स को आप FD से कंपेयर कर रहे हैं। इक्विटी फंड्स, इक्विटी होती है, स्टॉक होते हैं, स्टॉक की ओनरशिप में कभी प्रॉफिट्स होंगे कभी प्रॉफिट्स नहीं होंगे, वो अलग ही इन्वेस्टमेंट एसेट है। हम कंपेयर कर सकते हैं लिक्विड फंड और FD। लिक्विड फंड्स क्या करते हैं, बाई कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म पेपर खरीदते हैं वो कंपनीज का। तो अगर रिलायंस ने पेपर इशू करा है 3 महीने का, अब दैट्स नॉट नेसेसरीली अनसेफ, जबकि आप किसी छोटे बैंक से FD ले लो और आप कहोगे मैंने FD ली है वो ज़्यादा सेफ है, जबकि मैंने रिलायंस को डेट दिया है, उधार दिया है, वो बड़ा अनसेफ है बिकॉज मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू दिया है। तो लिक्विड फंड्स कैन बी कंपेयर्ड विद FDs, बट यू कैन नॉट कंपेयर इक्विटीज विद FDs, जबकि वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि योर प्रायोरिटी शुड बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो that is very unsafe and that's completely wrong. Yeah, I agree with you. हाँ जी, हाँ जी, जी इसका ना किसी को भी नहीं पता कि क्यों नहीं जा इसलिए रहा है, बिकॉज ग्लोबल चाइना में रिसेशन है, ये प्रॉब्लम्स हैं, यूरोप में प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, ग्रीस में, अब चाइना भी आ गया है, तो अब लगता नहीं है कि ग्रोथ होगी। स्टॉक मार्केट किसी भी कंपनी का जो स्टॉक होता है वो ऊपर या नीचे इस पे बेस पे जाता है कि आगे प्रॉफिट आने वाले हैं या लॉसेस आने वाले हैं। अगर उनको लगता है प्रॉफिट ऊपर जाने वाले हैं तो स्टॉक आज ही ऊपर चले जाते हैं, अगर उनको लगता है लॉस आने वाला है तो प्राइस नीचे चली जाती है। तो इन्वेस्टर्स को नहीं लग रहा कि अगले 2 या 3 या 4 या 5 सालों में इतने प्रॉफिट होंगे, इसलिए प्राइस नीचे जा रही है। अब हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकता है वो ठीक। सो द वे वी इन्वेस्ट इज वी फॉरगेट अबाउट व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, हम भूल जाते हैं सारी चीज़ के बारे में। अभी फेलोशिप का क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी, जो ये हम म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें वो हमारा कितना % इन्वेस्ट करते हैं? कुछ तो चार्जेस अपने पास रखते होंगे डेफिनेटली। नहीं जी, वो पहले एंट्री लोड हुआ करता था म्यूचुअल फंड्स में, अब नहीं है, तो आप 100% अब इन्वेस्ट होता है। 100% एलोकेशन? हाँ जी, अब 100% होता है। तो इसमें ये होता है, वो उनके एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। म्यूचुअल फंड के ऑन एवरेज कंट्री में about 2 to 3% एक्सपेंस रेशियोज हैं। दैट मीन्स हर साल आपके कैपिटल में से 2 या 3% को निकाल लेंगे, बट दे विल टेक इट आउट एवरी क्वार्टर। तो अगर 2% है आपका एक्सपेंस रेशियो, तो 0.5% हर क्वार्टर को निकाल लेंगे इसमें से, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज ये सारे जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं देयर ऑलवेज आफ्टर फीस। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, बिकॉज अगर मार्केट जनरली 15% ऊपर जाती है, उसमें से 2% निकल गया तो दैट्स 13%। सो बट यस ये फीस होती है, बट जो आप कह रहे हैं एंट्री लोड वो बैन हो गया इंडिया में, वो नहीं। टाइम बाउंड कितना है? हमें इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्लोज करना पड़ता है। टाइम बाउंड क्या है? मिनिमम वो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आप टाइम बाउंड क्या है? मिनिमम मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने कल ही बंद कराना है, क्या मैं करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड जब मर्जी आप अभी खरीद के अभी बेच सकते हैं, कोई 5 वर्किंग डेज नहीं, ऐसे आपके 5 वर्किंग डेज में आएंगे, पर आप ऑर्डर तो जब मर्जी दे सकते हैं ना। जितनी इन्वेस्टमेंट उतनी वापस आएगी या कुछ करता है? नहीं, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट उस टाइम पे 2 मिनट में नीचे चली वो गई, एक अलग इशू है। हाँ जी, उनके तो चार्जेस तो नहीं है। उनकी एग्जिट लोड किसी फंड में होता है। इनफैक्ट 1 ईयर में पहले 1 ईयर में होता है एग्जिट लोड, 1% एग्जिट लोड होता है, बट यू कैन एग्जिट लोड होता है, एंट्री लोड नहीं होता। चाइना ने करेंसी अपनी 30% डिवैल्यू की है, इसका क्या मतलब है? इसका उनकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है वो कम्प्लीटली, लेकिन रेट वही है आज भी। अगर चाइना की करेंसी खरीदते हैं डॉलर्स में, ऑलमोस्ट सेम रेट। नहीं, थोड़ी बहुत नीचे गई है, थोड़ी सी बिल्कुल नॉमिनल सी नीचे गई। 30% ओवर टाइम करी है। वो जो डिवैल्यू करिए वो इन कंपैरिजन टू यूएस हाँ, US
कैलकुलेशन के साथ यूएस डॉलर के कंपैरिजन में भी 30% नहीं 30% इतनी नहीं कही है, पर चाइना की प्रॉब्लम अपनी, चाइना इज कम्प्लीटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, उनके सारे एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी अपनी होम डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं चाइना के वो खरीदते नहीं हैं कुछ, वो सब अपने पैसे सेव करते रहते हैं। तो चाइना हैज़ टू एक्सपोर्ट, नहीं तो उनके तो जो बिजनेस प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिकेंगे ही नहीं। तो चाइना फंसा हुआ ये है कि वहाँ रिसेशन हो गया, लोगों ने और कंजम्पशन कम कर दिए और वो कुछ नहीं खरीदते और पैसे सेव करे जा रहे हैं। अब उनको और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और अब प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं और वो अलाउ नहीं करेंगे चाइना को अपनी करेंसी और नीचे करने से। तो अब देखते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिल जी। आज के हमारे एजेंडे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि हमने जो इंटरनेशनल ड्यूज हैं वो हमने पे कर दी। हमारा आज का दूसरा एजेंडा था जी, हमारी क्लब की तरफ से भारत काबली रोड पर एक सिलाई सेंटर चलाते हैं जिसमें कई महिलाएं व लड़कियां सिलाई कढ़ाई सीखती हैं। हमने चेतना स्कूल की तरफ से उनको उनके सिलाई कढ़ाई की का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देने के लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं। हम रविवार को 10 बजे भारत नगर में काबली रोड पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यह सर्टिफिकेट हमारे पीडीवी प्रमोद जी उन महिलाओं को अपने हाथों से देंगे। मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि आप वहाँ पर पहुँच कर उस